नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। इस समय पूरी दुनिया में महंगाई का एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल ने भी कहा है कि महंगाई का बड़ा खतरा है, क्योंकि पहले से ही महंगाई बढ़ रही थी और ऊपर से अब मिडल ईस्ट के वार के बाद स्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी। तो किस तरह से संकट पूरी दुनिया पर असर करेगा और भारत पर क्या असर होगा, इस पर भी बात करेंगे। जेरोम पावेल के बयान के क्या अर्थ हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोली जी भी हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अब इन सब बयानों का क्या मतलब है। सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, मुझे ये जानकारी मिली कि आप आज गुलाबी नगरी जयपुर में हैं और जयपुर का जोहरी बाजार तो दुनिया भर में मशहूर है। तो आप जयपुर गए हैं, कुछ खबर मिल रही है सर जोहरी बाजार की? क्या हालचाल है वहां पर सोने चांदी का? मेरी कुछ ज्वेलर से बात हुई विक्रांत, यहाँ जी। पर भी दिल्ली में भी अभी हाल में जब से हाँ। सोने चांदी में ये $4500 के आसपास का एक ठहराव देखने को मिला है। यानी कि 1,40,000 1,50,000 मुझे लग रहा है थोड़ा सा जौहरी बाजार में अब हलचल, जो पहले चिंता थी वो थोड़ी सी कम हुई है। हाँ। क्योंकि $5600 से गिर के आया, उनको लग रहा है कि अब ग्राहक यहाँ से, क्योंकि थोड़ा ठहराव आया है तो ग्राहक वापस आएंगे। हालांकि इस ठहराव में भी उतार चढ़ाव काफी है, कभी 4400, कभी 4500, कभी 4600। आज सुबह तो 4600 भी टच कर गया था। उसके बाद अभी 4500, शायद आपका वीडियो लाइव जाए तब तक 4500 4600 के बीच में घूम रहा है। तो थोड़े ग्राहक लौट के आ रहे हैं। देखिए, जिसने शादी ब्याह में लेना है विक्रांत, हाँ। उसने तो लेना ही है। हाँ। उसने अपना बजट अब वही 1,40,000 और 1,50,000 के बीच प्रति 10 ग्राम के हिसाब से उसने अपना बजट बनाया है। तो जौहरी बाजार के लोग, मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ हम्म। लोग कह रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। कभी नीचे आ गया था, 1,27,000 तक चला गया था, फिर 1,00,000 कहाँ 80 90 के आसपास। वो कह रहे हैं ये उतार चढ़ाव जो है, कई दफे बहुत सारे ग्राहक, क्या होता है कि जौहरी बाजार के वो लोग बताते हैं हम्म। कि ग्राहक कहते हैं रुक जाओ भैया, शायद सस्ता हो जाए, रुक जाओ, हाँ। महंगा जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो महंगा हो जाए अभी। मतलब बहुत मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। पर मैं समझता हूँ ये जो इस युद्ध के दौरान विक्रांत ठहराव आया है पिछले कुछ दिनों से, बहुत ज्यादा दिन से तो नहीं, ये ठहराव अच्छा है। और हालांकि मैं यहां से कहूंगा, अगर क्रूड ऑयल का संकट बढ़ता है तो अभी ये और नीचे जा सकता है। मतलब आप अगर ये जो ग्राउंड्स पे ट्रम्प साहब अपने सैनिकों को उतारना चाह रहे हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसको कहा जाता है, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ से मुझे लग रहा है बारबल मंदेब भी अगर बंद होती है, जो रेड सी का रूट है जहां से 12% के करीब ऑयल जाता है, तो फिर ये क्रूड ऑयल के दाम और ऊपर जा सकते हैं। और अगर और ऊपर जाए तो सोने चांदी पर कुछ एक टेम्परेरी दबाव दिख सकता है। मैंने टेम्परेरी शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए इस्तेमाल किया कि मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम तक कीमतें यहाँ पर रुकेंगी नहीं। मुझे अंडरटोन क्या होता है, हम लोग जब स्टडी करते हैं विक्रांत, तो हम लोग जो उसके नीचे अंडरटोन का अर्थ ये होता है कि ट्रेडिंग के नीचे जो सतह में हाँ। क्या हाल है, हाँ। बेस में क्या हाल है। तो बेस में अभी भी तेजी है, ये आपको वही बता सकता है जो हाँ। सोने चांदी में बहुत गहरी पकड़ रखता है, बहुत गहरी उसमें एनालिसिस करता है और विश्व भर के सोने चांदी बाजार पे नजर रखता है, शंघाई से लेके न्यूयॉर्क तक, लंदन से लेके भारत तक। तो जो आज आप इस तरीके से नजर रखते हैं तो उसको हम लोग अंडरटोन कहते हैं। तो जब भी आपको कोई बताए ना विक्रांत, मैं ही हाँ। नहीं, जी। अपनी तारीफ नहीं कर रहा मैं ये, जी। कोई ये ना समझे कि मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा हूँ कि भाई आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, हाँ। आपकी तो बहुत पकड़ है, आप तो सोने चांदी के भगवान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको एनालिस्ट ये शब्द यूज करे कि अंडरटोन स्ट्रांग है, तो अंडरटोन का मतलब होता है, देखिए एक तो समुद्र ऊपर होता है, आपको सतह पर समुद्र बहुत शांत दिखाई देता हाँ। है। कोई भी आप सी पे जाएं, जब तक तूफान उफान ना आए, बहुत शांत। पर उसके नीचे जो आप अगर नीचे के लेयर पे जाएंगे तो उसको हम अंडर करंट बोलते हैं। हाँ। वहां पर बहुत तेजी होती है। आप अगर कभी पैर रखें ना वहां पर, और जो लोग हाँ। गोथा लगाते हैं वो बताते हैं कि वहां पर एकदम बहुत तेज करंट था, जबकि ऊपर सतह पे बिल्कुल शांत लग रहा था। तो ठीक इसी तरह सोने चांदी के बाजार में भी अंडर करंट बहुत तेजी का है। सिर्फ ये असाधारण और असामान्य परिस्थितियां जो बनी हुई हैं, इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड अमेरिका में 4.4 के आसपास पहुंच गई है हाँ। और इंटरेस्ट रेट्स वहां पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इस वजह से कुछ सटोरिए हाँ। अपना सोने चांदी का माल निकाल के
बॉन्ड यील्ड्स, मुझे नहीं पता वो क्यों लगा रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये वहां ज्यादा टाइम तो टिकने वाला नहीं है अमेरिकी की, अदरवाइज अमेरिका की हालत खराब है। तो इसलिए थोड़ा सा ठहराव है, और ठहराव स्वागत करने योग्य है। और यहां से अभी कहीं भी जा सकता है, यहां से अभी नीचे भी जा सकता है, परंतु लंबे वक्त में ये ऊपर जाना लगभग लगभग तय है, ऐसा मैं कह सकता हूं विक्रांत। हालांकि इस बात को सुन के कोई निवेश करना चाहता है तो वो अपने रजिस्टर्ड सेबी प्रोफेशनल से सलाह लेके निवेश करे। लेकिन सर, एक तरफ तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए 6 तारीख तक का समय दिया हुआ है, और दूसरी तरफ कड़ी कड़ी धमकियां दे रहे हैं। अब तो वो कह रहे हैं कि ईरान का ऑयल आइलैंड उड़ा देंगे, जो पानी के उनके संयंत्र है वो उड़ा देंगे, पीने के पानी एकदम बर्बाद कर देंगे। तो इन सब का तो भयानक असर पड़ेगा सोने पर। देखिए, ट्रम्प साहब की बात को कितना सीरियसली लेना चाहिए, ये दुनिया के 800 करोड़ लोग जान गए हैं। हम्म। और कम से कम मैं उन व्यक्तियों में हूं जो उनकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। मैं मानता हूं वो हमला कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो क्या दिमाग में आए रात को सुबह कब क्या उड़ा देंगे, वो क्या नहीं उड़ाएंगे, कब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कह सकते। मुझे लगता है ट्रम्प साहब के दिमाग को प्रेडिक्ट करना उतना ही कठिन है जितना न्यूज की दुनिया में आने वाली क्या न्यूज है इसको प्रेडिक्ट करना है कि आने वाली दुनिया में अब क्या खबर होगी। इतना ही ट्रम्प साहब के दिमाग को। और मुझे तो आप सच पूछे विक्रांत कि ट्रम्प साहब की भाषा शैली, हम्म। एक, मैं क्षमा चाहूंगा आपके चैनल पे मैं कभी कोई अन्यथा बात नहीं करता हूं, पर ये मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, वो मैं बता रहा हूँ। कुछ उनके पास प्रेस कर्मी खड़े थे और वो सामने खड़े थे पोडियम पर, उनसे पूछा गया, उन्होंने उन्होंने जैसे जनरली जो होता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि भाई आप सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। हाँ। आपको हैरानी होगी विक्रांत सुन के उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए। मैं आपके चैनल पे, आपका चैनल बहुत रिस्पेक्टेबल चैनल है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उन्होंने, और वहां पर कई महिला प्रेसकर्मी भी थी जिनके सामने उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो मैं शब्द यहाँ इस्तेमाल नहीं, कि आप किसी भी विषय पे मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने एस शब्द का प्रयोग किया जो मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहता हूँ। बड़ी ही अजीब बात है, क्योंकि आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर आपको ये शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां महिला प्रेस कर्मी भी हैं कि आप मुझसे इस विषय पर भी सवाल पूछ सकते हैं। अरे भाई, प्रेस प्रेस वार्ता चल रही है ईरान वॉर पर या आपके कोई डोमेस्टिक इशू पर, आप इसको बीच में क्यों ला रहे हैं? ये क्या संकेत करता है? ये संकेत करता है विक्रांत के पीछे आपका माइंड जो है वो किस प्रकार से उसकी उसकी ग्रोथ हुई है, उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, और किस प्रकार से वो डेवलप हुआ है। बहुत ही मतलब दुनिया भर में मैंने नहीं देखी किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी खिल्ली उड़ते हुए, और वो भी इतनी पावरफुल पोजीशन में। मैंने अपनी अपनी जानकारी में, अपनी हिस्ट्री में, अपने करियर की हिस्ट्री में मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। उम्मीद करता हूं कि उनको सद्बुद्धि आए, क्योंकि जिस खर्ग आइलैंड को वो उड़ाने की बात कर रहे हैं विक्रांत, वहां पर 90% ईरान का तेल वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। और शायद ट्रम्प साहब को ये नहीं पता कि वहां पर उनके वेल्स हैं, वहां पर प्रोडक्शन नहीं होती है, वहां पर उनके कुएं हैं जहां पर वो इकट्ठा करके रखते हैं और वहां से आगे एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसको उड़ाने का क्या फायदा होगा? दूसरा, खर्ग आइलैंड का जो टेरेन है, वहां पर पहाड़ हैं, वहां पर खाई है, वैली है, तो वहां पर जो ईरान के आईआरजीसी के जो सैनिक हैं उनको सब जानकारी है ये। और ये भी क्षमा चाहूंगा मैं, जो अमेरिका के सैनिक है ना विक्रांत, हाँ। उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया है। वियतनाम में किया होगा आज से पता नहीं 1960-70 के बीच का युद्ध है वो। लिविंग में अफगानिस्तान गए थे कुछ सैनिक, वहां से भी वो मुंह मुंह फेर के वापस आ गए थे। उन्होंने युद्ध ने, उनको तो बैरक्स में रहने के नहीं होटलों में रहने की आदत है। सैनिकों को तो बड़े कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। कैसे ये सैनिक युद्ध करेंगे? और ईरान ने जो धमकी दी है कि आप शार्क के मुंह में हाथ डालेंगे अगर आप यहाँ पर आए, तो शार्क एक मछली होती है जो निगल जाती है, दूसरे को बिल्कुल खा जाती है। बहुत भयंकर परिस्थिति हो सकती है, और बहुत बेइज्जती हो सकती है अमेरिका की इसमें। जो वो ट्रम्प साहब धमकी दे रहे हैं, अगर वो ना हो पाया, बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। और $40 बिलियन इस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था का विक्रांत खर्च हो चुका है। बिल्कुल। $200 बिलियन का उन्होंने ग्रांट मांगा था सेनेट से। $40 बिलियन से पाया क्या? ना इश्क मिला, ना विसाल सनम, ना इधर हाँ। के रहे ना उधर के, ना तो रेजिम चेंज हुआ है। आप देखिए, हाँ। रेजिम चेंज चाहते थे, खमेनाई साहब की जगह खमेनाई साहब हैं, ठीक है। और भी आपने 40-50 लोग मार दिए, पर जो लोग बचे हैं वो जगह जगह हमला कर रहे हैं। आपकी नाक में दम किया हुआ उन्होंने, तो रिजीम चेंज क्या हुआ? रिजीम चेंज का मतलब तो ये होता है ना, वो आपके फेवर में आ गई, यही मतलब होता है। वरना बिल्कुल। रिजीम चेंज का क्या मतलब है? वो लोग तो और ज्यादा, अंग्रेजी में शब्द होता है बेलिजरेंट, और हाँ। ज्यादा बेलिजरेंट हो गए हैं।
तो ना तो वो हुआ। अच्छा, जहां तक न्यूक्लियर की बात है, तो अभी भी कहते हैं मैं 440 जो यूरेनियम है वो मैं वहां से उठा के लाऊंगा। अभी भी आप यही बात कर रहे हैं। उनके न्यूक्लियर प्लांट्स आपने हिट किए हैं, उन्होंने कितनी वो फैसिलिटी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ और अगर आप खर ईरान ईरान बहुत बड़ी जगह है। हाँ भारत से लगभग आधा ईरान है, हाँ आधा साइज का। हाँ। और इराक से बहुत बड़ा है। ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है कि आप कुछ जगह उतर गए, आपने 3,000 सैनिक उतार दिए। 9 करोड़ 20 लाख की आबादी है ईरान की, विक्रांत। बिल्कुल कैसे सही। आप इतने बड़े ईरान पर वहां पर अपने 3,500 सैनिक उतारेंगे, जिनको की होटलों में रहने की आदत है? उनको तो आदत ही नहीं है वहां रहने, युद्ध के मैदान में ज्यादा ज्यादा बर्दाश्त करने की। तो बहुत कठिन परिस्थिति है और बहुत भयावह परिस्थिति यहां से हो सकती है। मुझे मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे डर लग रहा है, विक्रांत, ये मैं बहुत व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। मुझे डर लग रहा है कि अगर दोनों तरफ कहीं फंस गए तो यहां पर मामला न्यूक्लियर हो सकता है। हम्म। और अगर ये मामला न्यूक्लियर होता है तो ये बहुत ही विध्वंसक हो जाएगा। बिल्कुल सर, अभी आपने जो बात की तो मुझे अभी आज मैं कुछ समय पहले मेजर जनरल यश मोर से बात कर रहा था इसी युद्ध को लेकर। तो वो कह रहे थे कि युद्ध से पहले 28 तारीख से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, और अब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो उसने क्या पाया ये किसी को नहीं पता। अब तो जो पहले खुला हुआ था उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि जी। विक्रांत विक्रांत एक एग्जाम्पल दिया जाता है। और हाँ मैं यहाँ आपके दर्शकों को, फॉलोअर्स, व्यूअर्स को एक दृष्टांत दिया। एक कोई संत महात्मा थे, उनके शिष्य थे। तो हाँ वो शिष्य उनके पास आए कि साहब, मैं जहाँ रहता हूँ वो कमरा बहुत छोटा है, तो आप ऐसी मेरे ऊपर कृपा करिए कि मुझे थोड़ी बड़ी जगह मिल जाए, मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ, पूरी सोने की भी जगह नहीं है। हाँ उन्होंने कहा तुम्हारे साथ कमरे में कोई और रहता है? उसने कहा साहब मेरे साथ ना 2 मुर्गियां और रहती हैं कमरे में। तो हाँ उसने कहा ऐसा करो, आप आज एक बकरी और ले आओ कमरे में, हाँ और फिर मेरे को कल आके बताना। जब बकरी आ गई तो उन्होंने कहा, अगले दिन गए, उन्होंने कहा साहब अब तो बिल्कुल ही जगह नहीं बची, हाँ बकरी आ गई, पहले ही मुर्गी थी, तो आपने कृपा क्या करी? उन्होंने कहा ऐसा करो कि एक एक भैंस और ले आओ और उसको कमरे में आप बांध लो। तो वो भैंस भी ले आए। तीसरे हाँ दिन फिर गए, उन्होंने कहा हाँ अब आई नींद? कहते साहब पहले मैं था, मुर्गी थी, बकरी थी, अब भैंस आ गई, तो मैं तो अब तो मैं खड़ा रहता हूं, मैं तो अब लेट भी नहीं पाता। तो उन्होंने, संत ने क्या कहा, आप ऐसा करो, अपनी भैंस भी बाहर निकाल दो, बकरी भी निकाल दो, और मुर्गी भी बाहर निकाल दो। और चौथे दिन जब वो शिष्य उनके पास आए, उनसे पूछा नींद आई? कहते साहब बड़ी सुकून से नींद हाँ आई, क्योंकि मैं बड़ी आराम से सोया, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखिए कमरा उतना ही था। हाँ आपने जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज वाली, हाँ पहले स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुली हुई थी, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं थी, वहां से सारा सामान जा रहा था। ये कह रहे थे कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार है। न्यूक्लियर हथियार पहले इन्होंने पिछले साल हमला भी किया था जून में, तो इनकी तरफ से तो खत्म हो जाने चाहिए थे, तो फिर क्यों आपने हमला किया? आज इन्होंने कल रात को एक ट्वीट में बोला, सच पूछो तो हम्म। मेरी ना उनकी तेल पे नजर है। ये हाँ ये बिल्कुल। इन्होंने, आपने देखा होगा ट्रुथ बिल्कुल। सोशल पे, देखिए आप। हाँ सच पूछिए तो मेरी उनकी, ये तो ऐसे होता है जैसे घर में नहीं पूछते भाई आज क्या खाने का मन है, उसने कहा दाल रोटी। सच पूछो तो मेरा आज ना चाट खाने का मन है। ये हाँ तो ऐसी बात हो गई। सच पूछो तो मेरी तेल पर नजर है। अरे पहले ही दिन बताते आपकी तेल पे नजर थी। कभी आप कहते हो आपने इसराइल का साथ देने के लिए किया, कभी कहते हो इसराइल, लोग कहते हैं इसराइल ने इनको फंसा दिया, कभी कहते हैं सऊदी अरेबिया ने इनको कह के फंसा दिया, ये कहते हैं मेरी तेल पे नजर थी, कभी कहते हैं न्यूक्लियर। बिल्कुल आपने ठीक बात कही, स्ट्रेट तो पहले से खुली हुई स्ट्रेट को हाँ बंद करवा के बंद अब करवा के। खोलने के लिए युद्ध कर रहे हैं। सारी मुर्गियां, बकरी, भैंस बाहर निकाल दी, और फिर कहते हैं अब मुझे चैन से नींद आई। हाँ सर, ये जेरोम पावेल ने भी कल काफी चिंता जाहिर की है, और उन्होंने कहा है कि महंगाई का भी दबाव है, और युद्ध, जो मिडल ईस्ट का संकट है, तेल की कीमतें, ये सब कुल मिलाकर के स्थितियां खराब कर रही हैं। हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं कि महंगाई दर को हम 2 तक लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, 2% तक लाने में। महंगाई की हालत खराब है। और जेरोम पावल अभी अपनी फेड के चेयरपर्सन है, आपको पता है मई तक का उनका कार्यकाल है। अभी वो, उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च हो गई है, आपको पता होगा, $2 बिलियन की उन्होंने फेड में कुछ रेनोवेशन कराई थी। उनपे ट्रम्प साहब ने इल्जाम लगाया कि आपने इसमें से कुछ गबन किया, कुछ गड़बड़ करी है। तो जेरोम पावल साहब काफी बुजुर्ग हैं, हम्म उनका करियर एक तरह से समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि वो रिटायर हो जाएंगे। हम्म तो मुझे लगता है इस टाइम वो भाषा, अगर जेरोम पावल कोई ऐसा व्यक्ति होता जो कि ट्रम्प साहब के दबाव में नहीं होता, हम्म। तो आप, तो मैं, क्योंकि मैं भी एक इकोनॉमिस्ट हूं, हाँ मैं इस समय इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता। हाँ क्यों? क्योंकि महंगाई इस कदर, अमेरिकन बोल रहे हैं, उनका ग्रोसरी बिल बढ़ चुका है, उनका एनर्जी बिल भी बढ़ चुका है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका जो खुद ऑयल का प्रोड्यूसर है, हाँ विक्रांत,
हाँ बिल्कुल। वहां पर पेट्रोल और डीजल नहीं होता, गैस बोलते हैं, आपको पता हाँ होगा। हाँ। मैं कई दफे वहां गया हूं, वहां पर गैस बोलते हैं, और हम लोग लीटर में नापते हैं, वो लोग गैलन नापते हैं। हम्म। वो लोग गैलन, 4 लीटर के आसपास का होता है गैलन, अगर हम ले चलिए हम गैलन में नापते हैं, छोड़िए आप उसमें कितना होता है। तो $1 प्रति गैलन वहां पर कीमत बढ़ चुकी है। ओवरऑल अमेरिका की हम बात करें, 1.06 प्रति गैलन वहां पर कीमत बढ़ चुकी है। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर, जब जब गैस की प्राइस बढ़ जाती है तो सब चीजों की प्राइस बढ़ जाती है। ग्रोसरी का बिल बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, किराए बढ़ रहे हैं, एजुकेशन का खर्च बढ़ रहा है, और जितना भी आप खर्च करते हैं, अच्छा, जॉबलेस क्लेम्स बढ़ रहे हैं। हम्म। जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती है वहां पर अमेरिका में, उनको जॉबलेस क्लेम डालना पड़ता है अगर उनको निकाल दिया जाता है। ये नहीं जिनको नौकरी मिली नहीं है उनकी गिनती नहीं कर रहा, जिनको नौकरी से निकाल दिया जाता है उनको जॉबलेस क्लेम के लिए फाइल कर सकते हैं, वो बढ़ गए हैं वहां पर। तो आप ये लगाइए, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ऐसे में जेरोम पावल साहब ने ये कहा है कि भाई, मुझे अभी तो नहीं बढ़ा रहा, पर कुछ महंगाई जो है उसको हम नियंत्रण में रखने की साफ पता लग रहा है कि इस बयान के पीछे ट्रंप साहब का इन्फ्लुएंस है। कहीं ट्रंप साहब से वो डर रहे हैं साफ साफ ये कहने में। अगर मैं साफ साफ कहूं कि भैया महंगाई हमारे द्वार पर आ चुकी है और हमारे जनता महंगाई से ग्रस्त है, और इस समय आपको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने चाहिए, परंतु वो बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने बढ़ा दिए तो हम्म। उनका जो बाकी का बुढ़ापा है हाँ। वो बहुत कष्टदायी होने वाला है, कि उनके पीछे वो दुनिया भर की और भी 10 इन्वेस्टिगेशन लग जाएंगी। ट्रंप साहब तो ये चाहेंगे कि उल्टा रेट घटाए जाएं, पर ऐसे में किस मुंह से वो कहेंगे रेट घटाए जाएं जब गैस का प्राइस इतना बढ़ चुका है। तो मुझे बहुत हैरानी होगी। हालांकि बीच में किसी दिन ये बयान आ जाएगा हम्म। कि जेरोम पावल साहब को रेट घटाने चाहिए थे, बिल्कुल रेट नीचे करने चाहिए थे। हाँ। मुझे लगता है कि बिजनेसमैन वाली भाषा और एक राजनीतिज्ञ की भाषा अलग होनी चाहिए। राजनीतिज्ञ बिजनेसमैन है वो ठीक है, परंतु जब आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो आप अपने बिजनेसमैन के जो जो माइंडसेट होता है उसको एक तरफ रखना चाहिए। उस माइंडसेट को लेके आपको देश और दुनिया पर इस तरीके से हुकूमत नहीं जमानी चाहिए। नो किंग्स का प्रोटेस्ट पूरे अमेरिका में फैल चुका है। अमेरिका की जनता सड़क पर आ चुकी है। नो किंग का मतलब है कि हमें यहां पर कोई राजा नहीं चाहिए जो हमारे हुक्म चलाए। हाँ। नो किंग, वी डोंट वांट अ किंग, हमें प्रेसिडेंट चाहिए था, हमें किंग नहीं चाहिए था। इसका अर्थ यह है कि हमारे ऊपर आप हुकूमत चला रहे हैं, आप दुनिया भर पे राज करने की, कॉलोनियल माइंडसेट हो गया है। इस देश पर कब्जा कर लो, अब मैं क्यूबा पर भी करूंगा, मेरी तो ईरान पर नजर है, अब मेरी क्यूबा पर नजर है, अब मैं क्यूबा का भी यही हाल होगा। ये आप ऐसा लगता है कि हम 18वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं, जब यूके के जो राजा होते थे, स्पेन के राजा होते थे, फ्रांस के होते थे, वो दुनिया पर जाकर कब्जा कर लेते थे और जबरदस्ती वहां का राज हथिया लेते थे। बिल्कुल ही माइंडसेट समझ से बाहर आने वाला दिखाई देता है। सर लेकिन अब तो दबाव भी बनने लगा है, स्पेन का हो, अब लोग कह रहे हैं कि तमाम अन्य देश भी सामने आएंगे, और खाड़ी के देश तो एकदम प्रेशर में हैं। उनको तो ये लग रहा है कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। तो क्या लग रहा है कि अब अमेरिका के ऊपर जो आर्थिक प्रेशर है उसके कारण भी वो निकलने का रास्ता तलाश रहा है? पर कैसे निकलेगा? हम्म। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो आपकी बात से आगे कर रहा हूं, निकलने का रास्ता तलाश रहा है, पर निकलेगा कैसे? ये तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले हाँ। डूबेंगे। खाड़ी के देशों को वो साथ में, खाड़ी के देश बेचारे अच्छे खासे थे। हाँ। दुबई की रियल एस्टेट दुनिया भर में फेमस थी, वहां पर सब दुनिया भर बर्बाद। के सेलिब्रिटीज आके अपने घर लेते थे। भारत के भी कई लोग वहां जाके बसते थे कि टैक्स वहां पर ना के बराबर, या ना था, टैक्स था ही नहीं, या ना के बराबर था, थोड़ा बहुत होता था। और सऊदी अरेबिया देख लीजिए आप, बहरीन देख लीजिए, ओमान, बहुत शांति प्रिय देश, ये किंगडम थे, इन राजाओं के घर थे एक तरह से, बहुत शांत। वहां पर ट्रंप साहब ने ये करके इनके देशों में हलचल मचा दी है, इनके देशों में उथल पुथल मचा दी है। आज दुबई कोई टूरिज्म के लिए जाना नहीं चाहता। नई प्रॉपर्टी की जितनी इंक्वायरीज थी दुबई की, विक्रांत, वो हाँ। सारी प्रॉपर्टीज वापस हो गई हैं। जिन लोगों ने सोचा हुआ था वो वापस। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है इस समय, और अमेरिका की $39 ट्रिलियन का जो कर्ज है वो यहां से और ऊपर जाएगा। और जो लोग, आपके चैनल के बहुत सारे लोग सोने चांदी के बहुत दीवाने हैं, मैंने देखा है, जी। तो सोने चांदी को जो दीवाने हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे ही ये युद्ध से ट्रंप साहब का ध्यान हटेगा हम्म। और अपनी अर्थव्यवस्था पर आएगा, तो अर्थव्यवस्था में उनको वहां जाके पता लगेगा कि वो डॉलर जो कि बाकी करेंसीज के खिलाफ क्रूड ऑयल की वजह से आसमान छू रहा था हम्म। कीमतों के लिहाज से,
वो डॉलर की असल में जो कीमत है वो धीरे धीरे इरोड होती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है। तो अब वापस जाके जब अपनी अर्थव्यवस्था को देखेंगे ना, वापस जाके क्या अपने यहाँ बैठे हुए, पर मतलब जब ध्यान उनका वापस जाएगा तो उनको असलियत दिखाई देगी कि मैंने न केवल खाड़ी के देशों की अर्थव्यवस्था, बाकी के देशों की अर्थव्यवस्था, क्योंकि क्रूड ऑयल की वजह से दूर दूर तक अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो गई हैं। आपको शायद पता होगा साउथ कोरिया में अब लॉजिस्टिक बैन लगाए जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं साउथ कोरिया में। अब सरकारी लोगों के लिए हफ्ते में 2 दिन 3 दिन या घर से बैठ के काम होगा, क्योंकि वहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो शॉर्टेज भी महसूस हो रही है। यही हाल जापान में हो रहा है और यही हाल और कई एशियाई देशों में हो रहा है। भारत में भी, हालांकि भारत में परिस्थिति बहुत अच्छी है, सरकार की तरफ से बार बार ये आ रहा है कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर समस्या बढ़ती रही तो सारी दुनिया को उन्होंने मुसीबत में डाल दिया है, खाड़ी के देशों को गर्त में ले गए हैं। जब अपनी अर्थव्यवस्था की तरफ देखेंगे तो उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब निकल के आएगी। आप देखते जाइए अभी आगे आगे क्या होता है। ट्रंप साहब को बहुत पछतावा होगा कि उन्होंने ये क्या किया। चले थे वो ईरान को जीतने और इस चक्कर में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल सही बात सर। जहां से हमने बात शुरू की थी सोने की, वहां का एक सवाल मैं आपसे पूछना भूल गया था, इसी नोट पर खत्म करता हूं कि जो कुछ ज्वेलर्स से हमारी भी जो बात हुई यहाँ दिल्ली में, उनका ये कहना है कि इस समय दाम तो स्थिर हुए, कम भी हुए, लेकिन अभी भी जो निवेश करना चाहते हैं उनके मन में डर इतना है कि इस युद्ध को लेकर कि क्या होगा, इसलिए अभी भी कोई निवेश करने के लिए सामने नहीं आ रहा। उनको सबको ये लग रहा है कि पता नहीं कितना गिर जाएगा और कहां तक पहुंच जाएगा। और ये भी अनुमान है ही कि अगर युद्ध थोड़ा और विध्वंसक हुआ तो सोने चांदी पर और ज्यादा प्रेशर आएगा ही। देखिए, निवेश करने वाले क्यों नहीं आगे आ रहे? हम्म। जो नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब नहीं आ रहे हैं। पहली हाँ। बात तो जो आपके दिल्ली में जो सराफा बाजार में हाँ। आपके मित्र हैं उनके पास निवेश करने वाले नहीं आ हाँ। रहे, पर बहुत सारी जगह मेरी जानकारी में है जहां हाँ। इस समय निवेश किया जा रहा है। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि निवेश करने का जो तरीका है हम्म। वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। हम्म। होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी के पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, हाँ। वो क्या कहेगा 5 लाख रुपए का सोना खरीद लो, तो वो फिर गलत निर्णय होगा ऐसे समय में, क्योंकि इस समय नीचे भी आ सकता है। हम्म। जो व्यक्ति 5 लाख रुपए को, मैं ये अपने लिए बता रहा हूं, इसको हाँ। अन्यथा कोई निवेश की सलाह ना ले। मैं क्या करूं, अगर मेरे पास 5 लाख हो, मैं 5 लाख को 10 हिस्से में बांट दूंगा। मैं 50-50 हजार के 10 हिस्से बना लूंगा और मैं 10 बार में 50-50 हजार रुपए हाँ। यानी कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। मैं अभी $4,500 के आसपास है, थोड़ा मैं तब करूंगा। फिर उसके बाद जब भले ही वो 4600 हो जाए, मैं तब करूंगा। फिर जब 4300 आएगा, ट्रम्प साहब अगर बूट्स बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं, क्रूड ऑयल पे प्रेशर पड़ता है, हो सकता है सोना यहां से नीचे आए, मैं तब करूंगा। हाँ। मैं जब 4200 आए तब करूंगा। और जो लोग सराफा बाजार के सोच रहे हैं क्या पता ये 4000 तक चले जाए, मैं थोड़ा तब करूंगा। तो आप देखिए, जब मैं 10 हिस्सों में करूंगा तो मेरे पास औसतन हाँ। बहुत अच्छी प्राइस पर निवेश हाँ। होगा। हम्म। तो ज्यादातर जो, क्षमा चाहूंगा, मैं सराफा बाजार बिल्कुल। वाले मेरे भी कुछ वहां मित्र हाँ। हैं और मैं उनको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं देना चाहता, बिल्कुल भी। वो सब माननीय हैं और बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर उनके पास जो ज्यादातर लोग आते हैं वो एक मुश्त निवेश करने वाले हाँ। आते हैं। हाँ। ले भैया, ले भैया, ये 5 लाख है, क्या दोगे हमको? ये लोग हाँ। क्या आप कॉइन दे रहे हो लाला जी, कि हमें बार दे रहे हो? क्या भाव मिलेगा आज? हाँ। ये ऐसे वक्त में ये तरीका नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में आपको चाय के प्याले की तरह सिप करना चाहिए, हाँ। SIP जिसको कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े थैंक यू सो मच। और तमाम थैंक यू चीजों सो पर मच। बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।